Press the bell icon on the YouTube app and never miss. हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का 7वीं क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कांग्रेस और बीजेपी के बारे में। अब तक हम लोगों ने जान लिया कि नेशनल पार्टीज किसे कहते हैं और उसकी मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना जरूरी होता है ताकि इलेक्शन कमीशन मान्यता दे दे। अब हम लोग बात करेंगे भारत की दो बड़ी पार्टियों के बारे में, एक है कांग्रेस, एक है बीजेपी। फिर आगे हम लोग बीएसपी, टीएमसी, एनसीपी, इन जैसे पार्टियों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो पार्टी का नाम है आईएनसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हम लोग पहले कांग्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर बीजेपी के बारे में पढ़ लेंगे, फिर मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा। कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में, 1885 में। तो ये भारत की ओल्डेस्ट पार्टी मानी जाती है और दुनिया की भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी में से एक मानी जाती है, क्योंकि भारत की सबसे पुरानी पार्टी ये मानी जाती है। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर का नाम था A.O. ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के थे, यानी कि ब्रिटिश थे। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका सिंबल है हैंड। इसका सिंबल क्या है? हैंड, यानी पंजा। अभी हम लोग रूल की बात करते हैं। लोग कब से कब तक इनका रूल रहा है, आपने कई बार सुना होगा कि कांग्रेस इतने सालों से रूल की। तो ये डायलॉग आपने काफी बार सुना होगा। तो बात सही है कि आजादी के बाद से 30 साल तक लगातार कांग्रेस का ही राज रहा था। 47 से 64 तक जो राज चला, जो कि भारत के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विस पीएम कौन रहे, आप बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि 17 साल तक प्रधानमंत्री के पद पे आसीन रहे। उसके बाद समय आता है लाल बहादुर शास्त्री का, जो केवल 2 ही साल इस महत्वपूर्ण पद पे आसीन रहे थे। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी का दौर आता है। तो ये 30 साल कांग्रेस का था। फिर बीच में 2 साल जनता पार्टी मोरारजी देसाई की राज में रहती है और फिर से वापस से 80 से 89 वापस से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी यानी कांग्रेस का राज रहा। उसके बाद फिर ये लोग हार जाते हैं। 89 के बाद इनका जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा डिक्लाइन होता है। फिर 91 से 96 फिर नरसिम्हा राव के दौर में रहता है। और फिर आपने पढ़ा होगा 2004 से 2014, जानते होंगे मनमोहन सिंह के बारे में। उनका राज, उनके टाइम में कांग्रेस का फिर 10 साल राज रहा। तो कुल मिलाकर काफी दिनों तक कांग्रेस भारत में सत्ता में रही है और सत्ता का सुख उन्होंने भोगा है। बहुत सारे काम वगैरह भी किए हैं, बहुत सारी अच्छी बात भी हुई है, बहुत सारी गलतियां भी हुई। आगे हम लोग आइडियोलॉजीज की बात करें, इनकी विचारधारा क्या है। तो ये ना खुद को लेफ्ट बताते हैं ना राइट बताते हैं। यानी लेफ्ट मतलब ना ही कम्युनिस्ट की तरह लेफ्ट है, ना ही आप कह लीजिए राइट है, बल्कि ये सेंटर में खुद को बोलते हैं। तो ये सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं। सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता, यानी कि हर धर्म को बराबर तरीके से ट्रीट करने पे इनका विश्वास है। इसको सेक्युलरिज्म कहेंगे। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8-9 से, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगला क्या है कि वीकर सेक्शन जो समाज के जो निचले तबके हैं और जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो धर्म आधार पे हो या फिर भाषा के आधार पे, उनका कल्याण करना, उनके कल्याण पे ध्यान देना, ये इनकी आइडियोलॉजी है। पहला है सेक्युलरिज्म, धर्म आधार पे कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबर से ट्रीट करना है, हर को धार्मिक स्वतंत्रता देना है। दूसरा वीकर सेक्शन, यानी बहुत ही निचले तबके के लोग हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको सपोर्ट करना है, उनका कल्याण करना, ताकि भारतवर्ष को पूरी तरह से आगे ले जाया जा सके। साथ साथ में ये लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करना चाहते हैं और उसको सुधार करना चाहते हैं, यानी कि आर्थिक सुधार होना चाहिए देश में। पैसे बड़े से संबंधित लॉ में, जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो ये एक तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, लेकिन ह्यूमन फेस के साथ। क्या मतलब ह्यूमन फेस के साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करते हैं? ये मतलब तो नहीं कि चेहरे पे सिक्का ह्यूमन फेस पे चिपका देना इकोनॉमिक रिफॉर्म, ह्यूमन फेस। यहाँ पे ये मतलब नहीं हो रहा कि ह्यूमन फेस में किसी प्रकार की तब्दीली कर दिया जाए। यहाँ पे ह्यूमन फेस का मतलब ये हो रहा है कि ऐसा रिफॉर्म किया जाए जिससे इंसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, बहुत ज़्यादा कष्टों और कठिनाइयों के दौर से गुजरना ना पड़े। तो असल में मैं क्या कर रहा हूँ कि इन लोगों की कहानी, सदियों की कहानी लोगों की ज़बानी बयान कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिटेल से तो आपको बता नहीं पाऊंगा और उतना ज़्यादा डिटेल सबको पढ़ना भी नहीं है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी
जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी और दुनिया की भी पुरानी पार्टियों में से एक है। इसको बनाया गया था 1885 में और इसका सिंबल है पंजा। 47 से 77 इनका रूल रहा, 80 से 89 रहा, 91 से 96 और फिर 2004 से 14 मनमोहन सिंह के राज में रहा। आइडियोलॉजीज की बात की जाए तो ये सेक्युलरिज्म पे मानते हैं, धर्मनिरपेक्षता पे, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज पे मानते हैं, यानी कि जो निचले तबके हैं और जो माइनॉरिटीज है उनका कल्याण किया जाए और साथ साथ में आर्थिक सुधार किया जाए। लेकिन आपके चेहरे के साथ नहीं, बल्कि इसका मतलब ये हो रहा है आर्थिक सुधार हो जिसमें इंसानों को परेशानी कम हो। एक क्वेश्चन आप लोगों से है, क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस पार्टी के अभी करंट में लीडर कौन है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिएगा। अब हम लोग अगला टॉपिक आपके सामने ले आते हैं। अगली जो पार्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बीजेपी है। बीजेपी का फुल फॉर्म हर किसी को मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का स्थापना थोड़ा देर में हुआ है, 1980 में। 1980 में इनकी स्थापना हुई थी। कब, कैसे स्थापना हुई है? इससे पहले इनकी एक और पार्टी थी जिसको हम लोग जनसंघ बोलते थे। तो जनसंघ जो था वो 1951 में बना, 1951 में उसको वापस से रिवाइव किया गया। रिवाइव समझते हैं, दोबारा से पुनर्जागृत किया गया और एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के तौर पे बनाया गया। ये 1980 में बना था। उसको शुरुआत वाले इलेक्शन में केवल 2 सीट मिली थी, लेकिन आज देखिए ये पार्टी अपनी मेहनत और लगन और बहुत सारी नीतियों की वजह से आगे जा चुकी है। सिंबल की बात की जाए तो इनका सिंबल है लोटस, कमल छाप। रूल अगर देखा जाए तो इन्होंने पहली बार जो सत्ता हासिल की और जो 5 साल तक पूरा किया तो 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ऐसा हुआ। आप लोग तो उनके बारे में सुना ही होगा, उनके नाम से बहुत सारी चीज़ों का आजकल नाम नेमिंग भी हो रहा है। तो 1999 से 2004 5 साल के दरमियान में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसी रोड्स या फिर साक्षरता अभियान, ऐसे बहुत सारी चीज़ें और कश्मीरियत जमहूरियत इस तरह की चीज़ें हुई। फिर 2014 से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है। 2014 से 19 पहला कार्यकाल था और 19 से 24 दूसरा अभी चल रहा है। इनकी आइडियोलॉजीज की अगर बात की जाए तो एक है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म और अंत्योदय, ये दोनों फिलॉसफी दिया गया है। जनसंघ के फाउंडर माने जाते हैं दीनदयाल उपाध्याय, उनके द्वारा दिया गया। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म और अंत्योदय का क्या मतलब हुआ, इतना आपको समझना है। भारतीय जनता पार्टी इसका फाउंडेशन 1980 में हुआ। जनसंघ को ही रिवाइव करके, रिवाइव मतलब उसको पुनर्जीवित करके उसको बनाया गया। सिंबल है कमल छाप। 1999 से 2004 और 2014 से अभी तक इनका राज चल रहा है। आइडियोलॉजीज की बात की जाए तो विचारधारा, तो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म और अंत्योदय, क्या मतलब हुआ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का? इसका मतलब कि किसी प्रकार का विकास हो उसमें सेंटर इंसान होना चाहिए, इंसानों को फायदा पहुंचना चाहिए, वो विकास को इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म कहते हैं। अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब होता है पिछड़ों में से भी जो पिछड़ा है, गरीबों से भी जो गरीब है उसका भी विकास हो। समझ रहे बात? ड्राज इंस्पिरेशन, ये भारत के पुराने कल्चर और वैल्यूज से ये लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और इनका बिलीफ ये भी है कि जम्मू एंड कश्मीर का फुल इंटीग्रेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल। या तो यानी इसका मतलब कि 370 की जो धारा है उसको हटा दिया जाना चाहिए, जिसको इन लोगों ने फाइनली हटा भी दिया है। और अगला इनका एक है और यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या मतलब हुआ सिविल कोड का और यूनिफॉर्म? देखिए भारत में रूल है कि अगर आप चोरी करते हैं तो आप पे सेक्शन आईपीसी की 379 लागू होती है। आपने मर्डर किया और अगर बच गया तो सेक्शन 307, अगर रियल में वो मर जाता है तो 302 लगता है। और आप किसी भी जाति धर्म के हो, सब पे एक ही सेक्शन अप्लाई होता है। वो क्यों अप्लाई होता है? क्योंकि वो क्रिमिनल कोड हमारे यहाँ सेम है। लेकिन अगर सिविल केसेस की बात की जाए, संपत्ति का बंटवारा हो, शादी ब्याह, तलाक, संबंध विच्छेद, आपका बच्चों को जो गोद लेने की जो चीज़ें हैं, इनसे संबंधित जो कानून होता है वो भारत में धर्म आधारित है और अलग अलग धर्मों के लिए अलग है। तो इन लोगों का कहना है कि वो सब के लिए एक हो जाए, तो ऐसी बात को यूनिफॉर्म मतलब एक समान और सिविल कोड यानी सिविल संहिता। तो ये इनकी पूरी तरह से आइडियोलॉजीज है। एक कांग्रेस की आइडियोलॉजीज है। तो ये तो भाई इनकी आइडियोलॉजीज है, इसमें ज़्यादा भी आप पूरी तरह से
भरोसा मत कीजिएगा, ये सब सिर्फ लिखने की बातें होती है और बताने की बातें होती है, और आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं सारी चीज़ें कि रियल लाइफ में और किताबी बातों में क्या अंतर होता है। आई होप कि आपको कांग्रेस और बीजेपी की आइडियोलॉजीज पूरी तरह से समझ में आ गई होगी।